मॉम यू कांट डू इट विद मी। मैं इस मूछे वाले अंकल से शादी कभी नहीं करूंगी। यू नो कितनी डरावनी और गहरी आंखें हैं उनकी। मुझे तो देखते ही अजीब सा डर लगता है। नायरा ने कांपते हुए अपनी माँ को साफ मना किया। उसकी माँ ने उसे घूरते हुए कहा, नायरा तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी फालतू बोले जा रही हो। और वो तुम्हें अंकल कहाँ से लगते हैं? वो तुमसे सिर्फ 8 साल ही तो बड़े हैं और अगले हफ्ते तुम भी पूरे 18 साल की हो जाओगी। उनके सामने खड़ी होगी तो जोड़ी एकदम बराबर की लगेगी। नायरा ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा उदास हो गया। उसने धीमे लहजे में अपनी बात पूरी की। मम्मा प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी। आप मुझे इंडिया यहाँ इस पुरानी हवेली में इसीलिए लाई थी क्या? आप जानती हैं ना कि मुझे यहाँ का माहौल बिल्कुल रास नहीं आता। और वो आपके दोस्त के बेटे, मेरा मतलब है कार्तिक, वो जानते हैं ना कितने सख्त हैं, बात बात पर रोक टोक करते हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं, आपको पता है उस दिन क्या किया? मैं गार्डन में खड़ी थी और उन्होंने मुझे बुरी तरह डांट दिया। माँ ने हाथ बांधते हुए कहा, पूरी बात बताओ ना, डांटा क्यों था? नायरा में मुंह बनाते हुए कहा, मैं गार्डन में खुले बालों में शॉर्ट ड्रेस पहने पेड़ से अमरूद तोड़ रही थी, वो भी उछल उछल के। तो उन्होंने आकर लेक्चर झाड़ दिया कि कोई बाहर का इंसान देख लेगा तो क्या सोचेगा। मम्मा लंदन में तो हमने इन सब बातों के बारे में कभी नहीं सोचा। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और समझाया, बेटा वहाँ ऐसी नौबत आई ही नहीं और जैसा देश वैसा वेश। ये हमारा देश है, यहाँ की अपनी परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं। यहाँ बेटियों को बहुत सम्मान और दर्जा दिया जाता है। लेकिन वो नायरा ही क्या जो इतनी आसानी से मान जाए। इधर नायरा नखरे दिखा रही थी और उधर पूरी हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा था। उसकी माँ अलका जी ने ठान लिया था कि नायरा के 18वें जन्मदिन के दिन ही उसकी शादी करा के उसकी विदाई कर देंगी। लेकिन दूसरी तरफ नायरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने चुपके से अपना पासपोर्ट और ज़रूरत का कुछ सामान एक जगह छिपा कर रख दिया था। नायरा इस पारंपरिक माहौल से भागकर वापस लंदन लौटने की गुपचुप तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ हवेली के बड़े और रौबदार हिस्से में कार्तिक अपने दादाजी के सामने खड़ा था। मैं उससे शादी कर लूँ दादाजी, वो भी सिर्फ इसीलिए कि हमारे परिवार का बिजनेस और संपत्ति बाहर न चली जाए। आपने उसके पहनने ओढ़ने का अंदाज देखा है? क्या वो मेरी पत्नी बनने के योग्य है? वो कार्तिक सिंघानिया था। उसके रौब और कड़क मिजाज के चर्चे दूर दूर के शहरों तक थे। लोग मुड़ मुड़ कर इस गजब के आकर्षण वाले लड़के को देखते थे। अपने उसूलों का पक्का और बेहद संस्कारी सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस आज अपने दादाजी के फैसले के आगे डटकर खड़ा था। नायरा दरअसल उनके पुराने पारिवारिक बिजनेस पार्टनर जो लंदन में बस गए थे उनकी बेटी थी। उसकी सारी जिंदगी विदेश में ही बीती थी। 1 साल पहले उनके पिता का अचानक निधन हो गया, जिसके बाद उसकी माँ अलका जी करीब 1 महीने पहले हमेशा हमेशा के लिए वापस इंडिया लौट गई। वो अचानक सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चली आई, ये राज फिलहाल कोई नहीं जानता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अलका जी कार्तिक के पिता मनीष जी और दादाजी अमरनाथ सिंघानिया के बीच बंद कमरे में कई गंभीर बैठकें चल चुकी थी। इस 1 महीने में नायरा और कार्तिक के बीच 2-3 बार अच्छी खासी बहस हो चुकी थी। नायरा वेस्टर्न कपड़े और शॉर्ट ड्रेस पहनने की आदी थी और बिना पारंपरिक पहनावे के कहीं भी निकल जाती थी। अब यहाँ उसकी माँ उसे दबाव बनाकर कुर्तियाँ और एथनिक ड्रेसेस पहना रही थी, जिससे नायरा बुरी तरह चिढ़ जाती थी। वो कार्तिक से पहले ही चिढ़ी हुई थी और अब तो हद ही हो गई थी जब दादाजी ने शादी की बात सामने रख दी। दादाजी अमरनाथ जी ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा हालात को समझने की कोशिश करो। इस पूरी प्रॉपर्टी, जमीनों और हमारे पुश्तैनी बिजनेस में आधा हिस्सा नायरा के पिता का है। अगर नायरा की शादी किसी बाहरी इंसान से हो गई तो हमारा ये पूरा बिजनेस साम्राज्य आधा रह जाएगा। जो रसूख और ताकत आज हमारे पास है वो कमजोर पड़ जाएगी। कोई बाहरी व्यक्ति हमारे बराबर आकर खड़ा हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी बिजनेस लीडरशिप भी खतरे में पड़ जाए। दादाजी ने जब इस उलझे हुए पारिवारिक और कानूनी मामले को समझाया तो कार्तिक सोच में पड़ गया। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, वो 1 हफ्ते बाद 18 साल की हो जाएगी। अलका चाहती है कि बालिग होते ही नायरा के सारे कानूनी अधिकार और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे घर की हो जाए। हद है, इतनी कम उम्र में शादी की क्या जरूरत है?
कार्तिक को ये बात अभी भी गले नहीं उतर रही थी। बेटा 18 की होते ही नायरा को उसके पिता का सारा हिस्सा कानूनी तौर पर मिल जाएगा। नियम के मुताबिक वो सब उसके और उसके पति के नाम पर ट्रांसफर हो सकता है और हम सबकी यही राय है कि वो जीवन साथी तुम बनो। दादाजी की बात सुनकर कार्तिक कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या अलका आंटी भी यही चाहती हैं? दादाजी ने हामी में सिर हिलाया। कार्तिक ने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, अगर आप सभी की यही मर्जी है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात आप भी समझ ले और बाकी सबको भी समझा दे, मुझे जरूरत से ज्यादा मॉडर्न तौर तरीके पसंद नहीं हैं। शादी के बाद नायरा को हमारे परिवार के हिसाब से ढलना होगा, वरना मुझे खुद उसे ये सब सिखाना पड़ेगा, और वो भी बहुत सलीके से। कार्तिक ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। अमरनाथ जी ने राहत की सांस ली। अब वक्त था उस होने वाले दूल्हे की तैयारी का, जिसे मनाना सबसे मुश्किल काम था। इस वक्त हवेली के मेन हॉल में परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा थे। वहाँ एक जरूरी पारिवारिक बैठक चल रही थी, जहाँ सब चाय नाश्ते के साथ शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। नायरा अपने ही ख्यालों में खोई हुई कानों में ईयरफोन लगाए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी उसकी सहेली रिया ने उसे पीछे से आवाज दी, नायरा, अरे सुनो, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? तुम्हें कार्तिक ने बुलाया है, वो तुम्हारे लिए कुछ खास गिफ्ट लाया है। अपनी ही धुन में मगन नायरा अचानक चौंक गई। उसने अपने कानों से ईयरफोन हटाते हुए कहा, सॉरी रिया दीदी। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। नायरा ने जैसे ही रिया की बात सुनी उसका चेहरा बन गया। एक तो इस लड़की से कितनी बार कहा है कि मुझे दीदी मत कहा करो, बस हमेशा छोटी बच्ची बनने का शौक चढ़ा रहता है इसे। रिया ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, फिर तेज आवाज में बोली, मैं कह रही थी कि कार्तिक ने तुम्हें उस तरफ, यानी मर्दों के बैठने वाले हॉल में बुलाया है। वो तुम्हारे लिए कोई खास गिफ्ट लाया है। रिया खुद 23 साल की थी। लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में उसका निखरा हुआ रूप और खूबसूरती अपनी जगह थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर नायरा से बेहद जलन रखती थी। नायरा इतनी सुंदर थी कि मानो हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। उन्हें लंदन से इस पैतृक हवेली में आए अभी मुश्किल से 1-2 महीने ही हुए थे, लेकिन इस छोटी सी अवधि में ही नायरा के रूप और आकर्षण के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे। दबी छिपी जुबान में उसके लिए बड़े बड़े घरों से शादी के प्रस्ताव भी आने लगे थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसका रिश्ता इसी परिवार के सबसे रसूखदार और कड़क मिजाज के उत्तराधिकारी के साथ तय हो गया, यानी कार्तिक सिंघानिया, वो मर्द जिस पर रिया की नज़रें काफ़ी समय से टिकी थी। जैसे ही नायरा आगे बढ़ी, रिया ने पीछे से उसे एक तीखी और जलन भरी नज़र से घूरा। नायरा ने उस समय लाल रंग का एक बेहद स्टाइलिश शॉर्ट कुर्ता और पटियाला सलवार पहन रखा था। उसकी पतली कमर पर वो ड्रेस जच तो रही थी, पर दुपट्टा कंधे पर केवल नाम के लिए अटका हुआ था, जिसे संभालना नायरा ने जरूरी नहीं समझा। वो कानों में ईयरफोन लगाए अपनी ही धुन में झूमती हुई पुरुषों के मुख्य बैठक हॉल में सीधे अंदर चली गई। हॉल की चौखट पर कदम रखते ही वो एक पल के लिए ठिठक कर रुक गई। इतने सारे अंकल, बड़े अंकल, छोटे अंकल, अधेड़ उम्र के अंकल, बुजुर्ग अंकल, मतलब हर तरफ सिर्फ अंकल ही अंकल। सब पर सरसरी नज़र दौड़ाती हुई वो अपने वाले मूंछों वाले अंकल यानी कार्तिक को ढूंढने लगी। तभी उसे सामने की बड़ी कुर्सी पर कार्तिक बैठा दिखाई दिया, जिसकी कड़क और गहरी आंखें सीधे इसी अप्सरा जैसी लड़की पर टिकी थी। सिर्फ कार्तिक ही नहीं, बल्कि उस हॉल में मौजूद हर मर्द की नज़र एक बार तो लाजमी तौर पर नायरा पर ठहर गई। हालांकि अगले ही पल मर्यादा के कारण सबने अपनी नज़रें झुका ली। आखिर वो होने वाली सिंघानिया खानदान की बहू और कार्तिक की मंगेतर थी। कोई इसे इस तरह कैसे देख सकता था? उसी पल कार्तिक गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ। लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वो तेजी से नायरा की तरफ बढ़ा। उसने अपने कंधों पर ओढ़ा हुआ भारी पारंपरिक शॉल एक झटके से उतारा और पूरी तरह से नायरा के ऊपर डाल दिया, जिससे उसका पूरा शरीर ढक गया। दादाजी अमरनाथ जी और कार्तिक के पिता मनीष सिंघानिया ने भी ये पूरा नज़ारा देखकर अपने होंठ भींचे, गंभीर नज़रों से देखा। नायरा की 2 बेहद मासूम और हैरान आंखें कार्तिक की गहरी और कड़क आंखों से टकराई।
अगले ही पल कार्तिक ने बेहद सख्ती से उसकी कलाई पकड़ी और उसे वहां से बाहर खींचता हुआ ले आया। वो लगभग उसे घसीटता हुआ अंदर महिलाओं वाले पारिवारिक हिस्से में ले आया और सब महिलाओं के बीच लाकर उसे इतने गुस्से में छोड़ा कि नायरा लड़खड़ाकर बमुश्किल गिरने से बची। पास ही खड़ी सुहासिनी जी, कार्तिक की मां, ने इस नाजुक सी लड़की को तुरंत संभाल लिया। कार्तिक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कड़क आवाज में पूछा, किसकी इजाजत से ये पुरुषों के बैठक हॉल में आई? अपनी कड़क और रौबदार आवाज में बोलता हुआ कार्तिक इस समय नायरा को किसी निर्दयी जल्लाद जैसा लगा। अलका जी, नायरा की मॉम ने घबराकर अपनी बेटी को देखा जो कार्तिक की भारी शॉल में लिपटी खड़ी थी। बेटा, ये वहां कैसे चली गई? अलका जी ने नायरा को एक डांट भरी नजर से देखा। ये मुझे नहीं पता, आप इसी से पूछ लीजिए। और जरा इसकी हालत देखिए। इसे हमारे समाज के तौर तरीके और नियम सिखाइए। जहां मन करता है बिना सोचे समझे चली जाती है। इसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है तो मत रहे, पर मेरी और हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का इस तरह तमाशा मत बनाइए। कार्तिक अब धीमी लेकिन बेहद कड़क आवाज में बोला। अलका जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ करना बेटा, मैं इसे समझाऊंगी। कार्तिक का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने नायरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मर्दों की सभा बैठी है वहां, और ये सीधे मुंह उठाए अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करने वहां पहुंच गई। शर्म और मान मर्यादा तो इसे छूकर भी नहीं गुजरी। उसने सारा दोष नायरा पर मढ़ दिया। वहां मौजूद सभी महिलाएं भी नायरा को देखकर अफसोस से सिर हिलाने लगी। कार्तिक बेटा, शांत हो जाओ, जाने दो। इसे अभी हमारे यहाँ के तौर तरीकों का ज्ञान नहीं है। दादाजी की आवाज गूंजी जो पीछे पीछे आ गए थे। दादाजी की बात सुनकर कार्तिक ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उस बैठक में उनका सबसे बड़ा बिजनेस प्रतिद्वंदी और दुश्मन दिग्विजय राणा भी मौजूद था। दिग्विजय ने जिस गलत और गंदी नजर से नायरा को देखा था, वो बात कार्तिक को अंदर तक चुभ गई थी। ये आखिरी बार है जब मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगली बार अगर इसने ऐसी कोई मर्यादा तोड़ी तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। कार्तिक उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से बाहर निकल गया, जबकि नायरा खामोशी से खड़ी ये सब देखती रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गई। उसकी माँ उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करवा रही थी जिसे सिर्फ गुस्सा करना, घूरना, कड़वी बातें सुनाना और रौब जमाना आता था। इसीलिए वो इस इंसान से शादी करने के सख्त खिलाफ थी। अब तो उसने अपने दिल में पक्का संकल्प कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मर जाएगी लेकिन इस इंसान से शादी कभी नहीं करेगी जिसने पूरी हवेली के सामने उसका इतना बड़ा अपमान किया था। अलका जी चुपचाप उसे कलाई से पकड़कर सांत्वना देती हुई उसके कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों इस उम्र में मुझे समाज में बदनाम करना चाहती हो? सब मेरी परवरिश पर उंगलियां उठा रहे हैं। क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? माँ की आंखों में आंसू देखते ही नायरा भी फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी कोई गलती नहीं है मम्मा, वो हिचकियों के साथ रोई। हाँ, सारी गलती मेरी ही है जो अपनी मर्यादा और तुम्हारी सुरक्षा की खातिर परदेश छोड़कर वापस अपने देश, अपने लोगों के बीच आ गई। अलका जी के मुंह से अचानक निकले इन शब्दों को सुनकर नायरा चौंक गई। उसने रोना रोककर अपनी माँ को देखा। आप किसकी बात कर रही हैं मम्मा? सुरक्षा कैसी? किसी की नहीं। अलका जी ने बात संभालते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो नायरा, और अब आगे से कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। यहाँ के मर्दों के आत्मसम्मान और गुस्से को चुनौती मत देना। और ये दुपट्टा, ये हर वक्त तुम्हारे कंधों पर झूलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए मुझे। इसे अपने सिर पर रखो। अलका जी ने खुद दुपट्टा खोलकर उसके सिर पर डाल दिया, जिससे उसके सुनहरे और खूबसूरत बाल छिप गए। अलका जी अपनी बेटी को खुद भी कभी नजर भर कर नहीं देखती थी कि कहीं उनकी अपनी ही ममता की नजर उसे न लग जाए, क्योंकि नायरा की खूबसूरती सचमुच असाधारण थी। नायरा की खूबसूरती ही जैसे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई थी। माँ के कमरे से बाहर जाते ही उसने कार्तिक के उस शॉल को उतारकर दूर बिस्तर पर उछाल दिया और फिर अपना दुपट्टा भी नोचकर फेंक दिया। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। उसे इस समय यही लग रहा था कि अब इस दुनिया में उसे कोई भी प्यार नहीं करता। आई मिस यू सो मच डैड। वो बिस्तर पर एक तरफ गिरती हुई बुरी तरह बिलखने लगी।
आज सुबह से ही सिंघानिया हवेली में गजब की रौनक और चहल पहल थी। आज अलका जी ने अपनी बेटी के लिए खुद खड़े होकर सबसे बेहतरीन ट्रेडिशनल ड्रेस और गहनों का चुनाव किया था। आज नायरा का 18वां जन्मदिन था और साथ ही उसकी शादी भी तय थी। पूरी हवेली में खुशियों और उत्सव का माहौल था, पर ऐसे माहौल में भी नायरा के दिमाग में कुछ और ही योजना पक रही थी। शाम का फंक्शन था। नायरा को तैयार करके ब्यूटिशियन जा चुकी थी। इस मासूम सी परी को पहली बार भारतीय पारंपरिक पोशाक, भारी गहनों और बेहद खूबसूरत मेकअप ने जैसे 4 चांद लगा दिए थे। वो इतनी बदल चुकी थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ अपने पूरे रौब और शान से दूल्हा बना कार्तिक सिंघानिया पूरी महफिल पर छाया हुआ था। हर एक की नज़रों का केंद्र बना कार्तिक आज नज़र लग जाने की हद तक आकर्षक लग रहा था। अमरनाथ जी सिंघानिया ने तुरंत नज़र उतारने की रस्म पूरी की और अपने पोते की नज़र उतारी, पर शायद नज़र तो पहले ही लग चुकी थी। अलका जी हंसते मुस्कुराते हुए नायरा के कमरे में आई तो वहाँ का खाली कमरा जैसे उनका मुंह चिढ़ा रहा था। उन्होंने ऊंची आवाज में नायरा को पुकारा, पर वो कहीं नहीं मिली और तभी बिस्तर पर उन्हें एक चिट्ठी मिली, जिसे पढ़ते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अलका, क्या हुआ? नायरा कहाँ है? कार्तिक की माँ ने कमरे में आते ही घबराहट से पूछा। अलका जी की आंखों से बहते आंसू पूरी कहानी बयां कर रहे थे। वो चली गई भाभी, अलका जी ने अपना दिल थामकर कहा। उनके सीने में अचानक तेज दर्द उठा और वो बिस्तर पर ढह सी गई। ऐसा लगा जैसे हंसता खेलता परिवार एक पल में बर्बाद होने की कगार पर आ गया हो। लेकिन सुहासिनी जी ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अलका जी को सांत्वना दिया। फिर उन्होंने एक बेहद वफादार घरेलू सहायिका से फ़ोन लाने को कहा। फ़ोन पर अपने बेटे कार्तिक से संपर्क होते ही सुहासिनी जी ने उससे बिना किसी को बताए चुपके से नायरा के कमरे में आने को कहा। माँ की परेशान आवाज़ सुनकर कार्तिक बेहद राजदारी से नायरा के कमरे में पहुंचा, जहां माँ ने उसे नायरा के भाग जाने की खबर दी। यह सुनते ही कार्तिक कुछ पलों के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। इधर अलका जी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। वो बेबसी से कार्तिक की तरफ देख रही थी। सुहासिनी जी ने कहा, कार्तिक बेटा, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। इस समय केवल तुम ही हो जो उसे वापस ला सकते हो और हम सबकी इज्जत को बचा सकते हो। आज वो मेरे हाथों से नहीं बचेगी माँ, कार्तिक ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा। नहीं बेटा, उसके साथ कोई सख्ती मत करना, अलका जी ने बीच में टोकते हुए कमजोर आवाज में कहा। आप आंटी को संभालिए और डॉक्टर को बुलाइए। आपकी इस चहेती लाडली को मैं अभी वापस लेकर आता हूँ। कार्तिक कड़क आवाज में बोलता हुआ लंबे कदम बढ़ाता बाहर निकल गया। उसने बिना किसी को भनक लगे दादाजी और पिताजी की बहुत ही गुप्त तरीके से सब बताया और अपने सबसे भरोसेमंद पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर हवेली से बाहर निकल गया। उसके आदमियों को साफ निर्देश दे दिया गया था कि जहां कहीं भी दुल्हन के कपड़ों में कोई लड़की नजर आए, तुरंत सीधे कार्तिक सिंघानिया को सूचना दी जाए। कोई उसे खुद छूने की भूल ना करे। दूसरी तरफ नायरा अपने चारों ओर कार्तिक का वही शॉल लपेटे सड़क पर तेजी से भागे जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा हैंडबैग था जिसमें उसने अपना पासपोर्ट और ज़रूरत का सारा सामान छिपा कर रखा था। वो जानती थी कि इतनी आसानी से वो वापस लंदन नहीं पहुंच सकती। उसे दिल्ली जाकर ब्रिटिश एम्बेसी से संपर्क करना था और आज रात वो शहर की तरफ जाकर किसी होटल में रुकने का इरादा रख रही थी। लेकिन इस मासूम लड़की को ये नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कितनी जालिम है। अचानक एक सफ़ेद रंग की बड़ी SUV गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। दिग्विजय राणा, कार्तिक का सबसे बड़ा बिजनेस दुश्मन, उसने गाड़ी का शीशा नीचे कर इस सुंदर लड़की को सिर से पैर तक देखा, जो कार्तिक के शॉल में लिपटी हुई थी। इस नाजुक और खूबसूरत लड़की को देखकर दिग्विजय को कार्तिक की किस्मत पर जलन होने लगी, जिसे वो अपनी पत्नी बनाने वाला था। कोई सहायता चाहिए? दिग्विजय ने बहुत ही नाटक करते हुए शालीनता से पूछा। नायरा पहले तो सोच में पड़ गई। उसने घबराकर अपने आसपास देखा। मदद तो उसे वास्तव में चाहिए थी, लेकिन उसने अपना चेहरा शॉल में थोड़ा और छिपा लिया। यह पहली बार था जब किसी अजनबी की नज़रें उससे इतनी बुरी तरह चुभ रही थी। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मेरा रास्ता छोड़ो।
वो थोड़े कड़क लहजे में बोली। नायरा की ये बात सुनकर दिग्विजय राणा जोर से हंस पड़ा। हाय क्या नखरे हैं, उफ। वो अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर ठहाके मार रहा था। नायरा मन ही मन उसे कोसते हुए वहां से आगे बढ़ने लगी कि तभी दिग्विजय की गाड़ी ने उसका रास्ता फिर से रोक दिया। नायरा ने उसे एक तीखी नजर से घूरा। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम जाने मन? कार्तिक सिंघानिया से अभी बहुत सारे पुराने हिसाब किताब बाकी हैं। चलो आज वो सारे हिसाब तुम्हारे जरिए पूरे करता हूँ। दिग्विजय राणा ये कहते ही अपनी गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी के बोनट पर पैर टिकाते हुए आगे बढ़ा। उसकी इस हरकत को देखकर नायरा के मुंह से एक चीख निकल गई। वो डर के मारे पीछे हटी। अरे अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं और तुम पहले ही चिल्लाने लगी, वो थोड़ी बेशर्मी से बोला। नायरा अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाए जा रही थी। उसका दिल अंदर से बुरी तरह गवाही दे रहा था कि इस समय उसके चारों तरफ शिकारी और भेड़िए थे जो किसी भी अकेली लड़की को नुकसान पहुंचा सकते थे। फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि वो इंडिया हो या विदेश। नायरा ने बिना सोचे समझे उल्टे पैर पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। दिग्विजय राणा ने मुस्कुराते हुए अपने 2 गुंडों को इशारा किया। दिग्विजय राणा ने मुस्कुराते हुए अपने 2 गुंडों को नायरा के पीछे जाने का इशारा किया। वे नायरा का पीछा करने लगे। अचानक नायरा भागते भागते बुरी तरह सड़क के एक गड्ढे में पैर अटकने से आगे की तरफ मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि किसी के मजबूत और सुरक्षित घेरे में जा समाई। नायरा ने डरते डरते एक गहरी सांस ली और सिर उठाकर देखा तो सामने कार्तिक खड़ा था। उसे देखते ही नायरा के होश उड़ गए। नायरा को समझ नहीं आया कि आज की रात ज्यादा काली और डरावनी थी या कार्तिक की वे कड़क आंखें। दिग्विजय के गुंडे कार्तिक को देखते ही वहीं से उल्टे पैर वापस भाग खड़े हुए। कार्तिक ने नायरा की नाजुक कमर के चारों तरफ अपने दोनों हाथों की पकड़ इतनी सख्त कर दी कि वो सिहर उठी। उसके होठों से एक सिसकी निकल गई, पर कार्तिक ने उसकी कोमलता का जरा भी ख्याल न करते हुए उसे सख्ती से कलाई से थामा और अपने साथ घसीटते हुए ले गया। अभी वो कोई भी बात करने की हालत में नहीं था। वो किसी भी नज़र में नहीं आना चाहता था और नायरा को तुरंत वापस हवेली लेकर जाना सबसे ज़रूरी था। वो उसके साथ खिंचती चली गई, विरोध में एक शब्द भी नहीं बोली। वो अभी तक इस सदमे में थी कि वो पकड़ी जा चुकी थी। अब उसे अंदर ही अंदर ये डर सता रहा था कि ये इंसान गुस्से में ना जाने उसके साथ क्या कर देगा। वो थर थर कांपने लगी। गाड़ी में बैठते ही वो डर के मारे दरवाजे से सटकर बैठ गई। कार्तिक ने गाड़ी को इतनी तेजी से मोड़ा कि वो नाजुक सी लड़की उछलकर सीधे कार्तिक की गोद में जा गिरी। नायरा के मुंह से एक चीख निकल गई। उसने बिना सोचे समझे डर के मारे कार्तिक के गले में अपनी बाहें डाल दी और आंखें मूंद ली। कार्तिक ने गाड़ी की स्पीड पूरी रखी और अपने बहुत पास बैठी इस खूबसूरत लड़की को कमर से सख्ती से पकड़कर वापस उसकी सीट पर पटक दिया। वो दर्द से कराह कर रह गई। कोई इंसान इतना निर्दयी भी हो सकता है क्या? वो बस यही सोचकर रह गई। गाड़ी हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और एक झटके से रुकी। कार्तिक ने उतरने से पहले उसका वो छोटा बैग उससे छीन लिया और गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दिया। ये देखकर नायरा घबरा गई। हाउ डेयर यू, वो चिल्लाई, पर अगले ही पल कार्तिक ने उसका जबड़ा इतनी सख्ती से दबोचा कि उसके बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए। अपनी जुबान को काबू में रखो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके इस डरावने अंदाज से डरकर वो सहम गई और सीट के पीछे दुबक गई। उसका ये डरना कार्तिक के गुस्से को और बढ़ा रहा था। बजाय अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के, वो उसकी आंखों में आंखें डाल रही थी। कार्तिक ने उसका हाथ गुस्से में थामा और उसे गाड़ी से बाहर निकाला। वो इतनी घबराई हुई थी कि संभल ना सकी और सीधे उसके मजबूत कंधे से जा टकराई। वो उसे लगभग घसीटता हुआ अंदर कमरे की तरफ ले जाने लगा, जहां परिवार के कुछ मेन सदस्य ही मौजूद थे। अगर अब इस कमरे में एक कदम भी बाहर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कार्तिक ने कमरे में ले जाकर उसे गुस्से से बिस्तर पर गिराते हुए चेतावनी दी। अलका जी तो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर जैसे ही उठी, लेकिन उसका इस तरह हवेली से चुपके से निकल जाना उन्हें अंदर तक चोट पहुंचा गया था। अपनी बेटी की हरकत उनके लिए सिर्फ अपमान और शर्मिंदगी की वजह थी। कार्तिक नायरा को वहीं छोड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अगर वो वहां एक पल भी और रुकता तो शायद अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता।
कार्तिक के निकलते ही अलका जी ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को अपने सामने खड़ा किया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा गंभीर दर्द था कि एक पल को नायरा की नजरें झुक गई। उसने अपने होंठ भींचे और अपनी माँ की तरफ देखा। मुझे इस तरह मत देखो नायरा, आज तुमने अपनी माँ को जीते जी मार दिया है। आज अगर कार्तिक तुम्हें सही समय पर वापस लेकर नहीं आता तो विश्वास मानो, आज शाम तक समाज में मेरा मुंह दिखाने लायक सम्मान नहीं बचता। उनके इन कड़वे और भारी शब्दों से नायरा के दिल पर जैसे छुरियां चल गई। उसने आगे बढ़कर माँ का हाथ थामना चाहा, लेकिन अलका जी ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कार्तिक इस शादी के लिए तैयार है और तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकार कर रहा है, वरना कोई और उसकी जगह होता तो तुम्हें कभी माफ नहीं करता। क्यों मम्मा? वाई, क्या किया है मैंने? मैं बस अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, पूरी आज़ादी के साथ। कौन सी आज़ादी चाहिए तुम्हें? अलका जी ने उसे झकझोरते हुए पूछा। वही विदेश वाली आज़ादी जहाँ पग पग पर धोखेबाज बैठे हैं। हम अपनी मर्यादा और जान बचाकर वहाँ से भाग कर आए हैं। अगर उस रात में तुम्हें वहाँ से लेकर नहीं निकलती तो जानती हो तुम्हारे और मेरे साथ क्या होता? नहीं नायरा, तुम कुछ नहीं जानती, तुम कुछ नहीं समझती हो। अलका जी उसे लगातार समझा ही रही थी कि बाहर से पंडित जी और मर्दों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने नायरा को तुरंत एक तरफ बिठाते हुए कार्तिक का वो भारी शॉल उसके ऊपर अच्छे से उड़ा दिया। ये अब आखिरी बार है नायरा, मेरे आत्मसम्मान का तमाशा मत बनाना। शादी की रस्म शुरू हो रही है, इसे स्वीकार करो। उनके कहते ही मनीष जी पंडित जी के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुए और शादी के मंत्र गूंजने लगे। पंडित जी ने दोनों का गठबंधन कराया और अग्नि के फेरों की रस्में शुरू हुई। नायरा का जी तो चाहा कि वो इस शादी के लिए साफ मना कर दे, पर उसकी आंखों के सामने कार्तिक का कड़क और रौबदार चेहरा घूमने लगा। उसकी गहरी आंखों को याद करके नायरा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन इस समय अपनी माँ की खातिर इस शादी को स्वीकार करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। गठबंधन के पवित्र फेरे पूरे हुए और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। मनीष जी और अलका जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तो एक पल के लिए नायरा को अपने स्वर्गीय पिता की शिद्दत से याद आई। काश वो जिंदा होते तो आज उसके साथ ये सब जबरदस्ती न हो रही होती। रस्में पूरी होने के बाद बाकी लोग बाहर जा चुके थे और नायरा को लग रहा था जैसे उसने अपनी सांसें इस हवेली में हमेशा के लिए कैद करवा दी हो। अब कार्तिक सिंघानिया न जाने उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, और उसका वो बैग जिसमें उसका पासपोर्ट और सब कुछ था वो भी कार्तिक ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसका मतलब था कि अब वो हमेशा के लिए यहीं बंध चुकी थी। कुछ देर बाद बाहर बधाई और उत्सव का शोर गूंज उठा। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्तिक सिंघानिया की शादी का जश्न मनाया जा रहा था। पूरी सिंघानिया हवेली को दीपों से सजाया गया था, हर तरफ रोशनी और उल्लास था, लेकिन नायरा का दिल बुरी तरह उदास था। कुछ देर बाद रीति रिवाजों के अनुसार उसे कार्तिक के सजे हुए कमरे में पहुंचा दिया गया। वो किसी बेजान मूरत की तरह बन चुकी थी। वो जैसा कह रहा था वो चुपचाप करती जा रही थी, सभी बड़ों की नसीहतें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो बस कार्तिक का डर खाए जा रहा था। न जाने अपनी परंपराओं और नियमों को कड़ाई से मानने वाला ये सख्त स्वभाव का इंसान उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। रात काफी बीत चुकी थी, लेकिन कार्तिक अभी तक कमरे में नहीं आया था। उसका इंतजार करते करते वो पूरी तरह थक गई थी। घर की सहायिका ने खाना दिया, जूस पिलाने की कोशिश की, पर नायरा ने किसी एक चीज को भी हाथ नहीं लगाया। उसके गले से खाने का एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। रात के 12 बज गए थे, पर किसी ने आकर उसकी सुध नहीं ली। उसे लगा कि शायद कार्तिक आज रात कमरे में नहीं आएगा, इसीलिए वो बिस्तर से उठी और ड्रेसिंग मिरर के आगे जाकर खड़ी हो गई। अचानक उसे बहुत तेज चक्कर आया। उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई थी। वो अंदर से कांप रही थी। कमरे में हीटर चालू था, लेकिन फिर भी उसे अजीब सी ठंड लग रही थी। उसने अपनी सारी भारी ज्वेलरी उतार कर एक तरफ रख दी और अपना भारी दुपट्टा भी हटा दिया। ठीक उसी पल कार्तिक ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। नायरा की तो मानो सांसें ही रुक गई। उसके हाथ वहीं जम गए। सफेद बर्फ जैसी बेइंतहा खूबसूरत लड़की जो बिना गहनों के भी गजब की आकर्षक लग रही थी।
वो सहमी हुई नजरों से कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। बिना पलक झपके वो उसे अपनी गंभीर और कड़क नजरों से देख रहा था। ड्रेसिंग मिरर के पास जाकर वो सीधे खड़ा हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ बांधे और उसे सिर से पैर तक देखा, जिससे नायरा पूरी तरह असहज हो गई। नायरा को उसके देखने का अंदाज बहुत अलग और गहरा लगा। वो बिना एक शब्द कहे बस उसे देखे जा रहा था और उसकी ये खामोशी नायरा के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। करो ना चेंज, रुक क्यों गई? वैसे भी कौन सा तुमने ये सब श्रृंगार मेरे लिए किया है? कार्तिक ने अपने माथे पर बल डालते हुए तीखे लहजे में कहा। और तुम जैसी लड़की से मुझे इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब आपका? नायरा को जैसे इस बात पर गुस्सा आ गया। एक तो वो उसे पकड़कर वापस हवेली ले आया, ऊपर से दबाव बनाकर शादी भी कर ली, और अब वो उसे इस तरह के ताने दे रहा था। मुझ जैसी लड़की का मतलब? तुम जैसी लड़की जिन्हें न अपने माँ के सम्मान का ख्याल है और ना ही इस परिवार की मर्यादा का। तुमने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारी इस बचकानी हरकत से तुम्हारी माँ पर क्या गुजरती। मना किया था मैंने मम्मा को, मुझे ये शादी नहीं करनी थी। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अच्छा, और अब क्या हुआ? अब कौन सा रास्ता चुनोगी? तुम्हें क्या लगा था तुम भागोगी और कार्तिक सिंघानिया की नजरों से बच जाओगी? तुम पाताल में भी जाकर छिप जाती ना, तब भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालता। उसकी इन कड़क बातों पर नायरा के लाख रोकने के बावजूद आंखें छलक आई। जानती हूँ मेरी किस्मत में अब यही हवेली और यहाँ के लोग लिखे हैं, और खासकर आप, जो चाहे मेरे साथ सलूक करें। अब तो मम्मा भी कुछ बोलने वाली नहीं है, उनका दिल जो दुखा चुकी हूँ। एक बुरी बेटी बन चुकी हूँ मैं। बताइए क्या सजा है मेरी? वो अपने आंसू पोंछते हुए बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे से सिर्फ 2 कदम के फासले पर थे। उसकी इस बेबाकी और खूबसूरती को देखकर कार्तिक के अंदर एक अजीब सी हलचल मची। उसकी नवविवाहित पत्नी अब खुद सजा के लिए सामने खड़ी थी, तो वो कैसे पीछे रहता। उसने एकदम से नायरा की कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपने मजबूत सीने से जोर से भींच लिया। उसका कोमल शरीर जैसे ही कार्तिक से टकराया, पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। एक पल के लिए दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे के साथ मिलकर तेज धड़क रही थी। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और शक्ति है कि मेरी दी हुई कड़ाई और सजा को सहन कर सको। कार्तिक ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियों की पकड़ को और गहरा करते हुए गंभीर आवाज में पूछा। कार्तिक के इस अचानक बढ़े हुए अधिकार और करीबी से नायरा का दिल तड़प कर सीने से बाहर आने को मचला। मुझे हर सजा मंजूर है। मैं जानती हूँ कि कार्तिक सिंघानिया सजा दिए बगैर तो रुकने वाले नहीं हैं। नायरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। इसके बाद कार्तिक के चेहरे पर एक बेहद आकर्षक और हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले ही पल थोड़ा सा झुकते हुए वो अपने होंठ उसके चेहरे के बेहद करीब ले गया और धीमी आवाज में बोला, जितनी तुम खूबसूरत हो, काश तुम्हारा दिल भी उतना ही खूबसूरत होता, और तुम में थोड़ी सी मर्यादा और समझ होती तो तुम सच में मेरी मनपसंद पत्नी बनती। तुम सच में मेरी मनपसंद पत्नी बन सकती थी। सारे संसार की खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल देता कि तुम स्वयं अपने भाग्य पर गर्व करती, पर तुमने अपने आप मेरी नजरों से गिरा दिया। अब शायद तुम कभी वो जगह ना पा सको जिसकी तुम हकदार थी। कार्तिक ने उसे झटके से छोड़ा और पीछे हटा। एकदम झटके से छोड़ने पर नायरा लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगी। तभी कार्तिक ने वापस फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आंखों के आगे अंधेरा आने से चकराती हुई वो सीधे उसके मजबूत सीने पर जा गिरी। उसका पूरा शरीर एक पल में ठहर सा गया। कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की तरफ ले आया। कलियों जैसी नाजुक नायरा इस समय बिस्तर पर बेजान हालत में पड़ी थी। उसकी बेपनाह खूबसूरती से नजरें चुराते हुए कार्तिक ने झुककर उसके गाल पर थपकी दी। वो उसे होश में लाना चाहता था, पर वो अचेत पड़ी रही। कार्तिक ने पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर छिड़की तो उसने थोड़ा कसमसाकर आंखें खोलने का प्रयास किया, लेकिन बोझल पलकों को वो खोल नहीं पाई। सुबह से बिना अन्न जल के वो इतना कुछ झेल चुकी थी कि अब उसका शरीर जवाब दे गया था।
कार्तिक ने अपने घने बालों में हाथ फेरा, पास रखे पानी के गिलास को उठाया और नायरा के सिर को थोड़ा सहारा देकर ऊपर उठाते हुए उसे पानी पिलाने लगा। उसके कोमल होठों ने जब गिलास को छुआ तो कार्तिक को अंदर ही अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। एक ही सांस में सारा पानी पीकर वो कार्तिक को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। मैं संस्कारी हूँ, मैं किसी के साथ भाग नहीं रही थी। मेरा चरित्र न जाने क्यों वो अचानक अपनी सफाई देने लगी थी। कार्तिक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे एकदम चुप करा दिया। तुम्हारे चरित्र पर मुझे जरा भी शक होता ना तो अंजाम बहुत भयानक होता। वो इस कदर शांत और कड़े लहजे में बोला कि नायरा उसे देखकर दहल गई। अब आराम करो, वैसे भी आज तुम बहुत भागी हो। वो पीछे हटा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया, उसे एकदम गुमसुम छोड़ते हुए। सुबह जैसे ही नायरा की आंख खुली, उसने खुद को कार्तिक के सीने पर सिर रखकर लेटे हुए पाया। धीरे से पलकें उठाते ही वो उसके आकर्षक और तीखे नयन नक्श को देखने लगी। कार्तिक का एक हाथ नायरा की कमर पर टिका हुआ था। उसके होठों को देखते ही नायरा के दिल की धड़कनें बिना सोचे समझे काबू से बाहर होने लगी। उसने खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू पाते हुए कार्तिक का हाथ पीछे हटाना चाहा। तभी कार्तिक ने नींद में ही कसमसाकर उसे अपने साथ और जोर से भींच लिया। इस बार तो नायरा की सांस ही रुक गई। दोनों के होठों के बीच बस इंच भर की दूरी बची थी। वो जरा सी भी हिलती तो दोनों के होंठ आपस में स्पर्श कर जाते। वो बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रही थी कि तभी खुद पर नजरों की तपिश महसूस करते हुए कार्तिक ने अपनी नींद से बोझल आंखें खोल दी। ठीक इसी पल नायरा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। कार्तिक ने उसके मासूम और बेहद सुंदर चेहरे को देखा। काश जितनी तुम दिखने में भोली हो उतनी ही दिल से भी मासूम होती। वो मन ही मन सोचता हुआ अपना हाथ नायरा के ऊपर से हटा गया। उसने धीरे से नायरा का सिर अपने कंधे से हटाकर तकिए पर रखना चाहा। नायरा जो बिल्कुल स्थिर पड़ी थी, कार्तिक को तुरंत आभास हो गया कि वो जाग रही है और केवल सोने का ढोंग कर रही है। कार्तिक की आंखों में एक शरारत भरी और गहरी चमक उभर आई। वो अब उसके इस नाटक का अंत करने वाला था। वो बहुत आराम से उसके चेहरे की तरफ झुका और उसके नयन नक्श को निहारने लगा। नायरा अंदर से बुरी तरह घबरा रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे। कार्तिक पूरी तरह उस पर हावी होने लगा था। उसने बिना कोई ढील दिए नायरा के भारी लहंगे की डोरी को एक झटके से खींचकर खोल दिया। नायरा ने डर और घबराहट में अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कार्तिक ने उसके लहंगे के साथ पहनी भारी कढ़ाई वाली चोली को भी पूरी तरह से उतारकर दूर फेंक दिया। वो पूरी तरह से नायरा के नाजुक बदन पर हावी हो गया और अपनी कड़क उंगलियों की पकड़ को उसके सीने पर जमाते हुए उन्हें पूरी ताकत से दबाने लगा। इस अचानक और तीखे स्पर्श से नायरा के मुंह से एक गहरी सिसकी निकल गई और उसका पूरा बदन सिहर उठा। बहुत नाजुक हो तुम। मुझ जैसे सख्त स्वभाव के इंसान को सहन करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसने नायरा के कान के पास बहुत भारी और डार्क आवाज में कहा। उसकी गर्म सांसों के छूते ही नायरा के पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। कार्तिक ने हल्के से उसके गाल पर प्यार से काटा और पीछे हट गया। नायरा अपने गाल पर हाथ रखे उसे बहुत गुस्से और हैरानी से देखती हुई बिस्तर पर उठ बैठी। ऐसे क्या देख रही हो? यह तुम्हारी सजा है। वो खड़ा होते हुए अपने बालों को ठीक करते हुए बोला। किस बात की सजा? वो नासमझी से उसे देखते हुए पूछने लगी। फिर कभी बताऊंगा, अब उठो और जाकर तुरंत नहाओ। वो एकदम गंभीर हो गया। इतनी ठंड में सुबह सुबह कौन नहाता है? मुंह बनाती हुई वो वापस रजाई के अंदर घुसने लगी तो कार्तिक ने उसे तिरछी नजर से देखा। जैसे विदेश में पढ़कर आई हो, इतनी नासमझ तो हो नहीं कि तुम्हें ये भी ना पता हो कि शादी की पहली सुबह पति पत्नी के लिए नहाना क्यों जरूरी होता है। इस बार वो इतने साफ शब्दों में बोला कि नायरा शर्म के मारे लाल हो गई। हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो हकलाते हुए बोली। तो इसे जरूरी बना देते हैं। वो अपनी शर्ट की कफ मोड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा तो वो झट से बिस्तर छोड़कर दूसरी तरफ जा खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ। वो तुरंत मुड़ी और अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई।
कार्तिक ने अपना सिर झटका और मोबाइल पर अपने मैनेजर से बात करने लगा, जिसने आज होने वाली एक खास बिजनेस मीटिंग के बारे में बताया था। वो उसकी पूरी जानकारी ले ही रहा था कि तभी बाथरूम से नायरा की एक तेज चीखने की आवाज़ आई। कार्तिक एकदम चिंतित हो गया। क्या हुआ नायरा? नायरा तुम ठीक हो? वो घबराहट में उसे पुकारने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। नायरा तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, वो अंदर से कांपती आवाज़ में बोली। फिर चिल्लाई क्यों? वो दरवाजे के पास खड़े होकर पूछने लगा। वो भूल से मैंने ठंडे पानी का नल चालू कर दिया था। कार्तिक उसकी इस नासमझी पर अपना सिर पीटता हुआ पीछे हटा। ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह सुबह ये गोरी बिल्ली बर्फ की सिल्ली में जम जाए और सारा दोष मुझ पर आ जाए कि मैंने अपनी पत्नी को परेशान किया। वो बाहर खड़ा ऊंची आवाज में तंज कस रहा था, जबकि नायरा ने इस समय खामोश रहना ही ठीक समझा। सुबह से ही हवेली में औरतों का आना जाना लगा हुआ था। सभी नायरा की मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ रहे थे और हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। नायरा सबको मुस्कुराकर जवाब दे रही थी कि अचानक रिया को देखते ही उसके होंठों से मुस्कान गायब हो गई। रिया का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई नायरा के पास चली आई। कैसी हो? रात कैसी बीती? उसके पूछने के तीखे अंदाज को देखकर नायरा का मन किया कि खींचकर एक थप्पड़ उसे लगा दे, लेकिन सबके सामने ऐसा नहीं कर सकती थी। वो बस सोच ही रही थी और रिया उसकी इस सोच को ताड़ गई। तुम्हें पता है तुम सिर्फ सोच सकती हो, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। वैसे तुम्हें यहाँ से भाग जाने के बाद वापस नहीं आना चाहिए था। इस तरह तो तुम बहुत बड़ी हारी हुई खिलाड़ी लग रही हो। वो उसके पास बैठी हुई बाहर से मुस्कुराकर बात कर रही थी। क्या कर सकती हो तुम? इससे ज्यादा बुरा क्या करोगी कि तुमने मुझे रात के अंधेरे में हवेली से भगाने की साजिश रची। कितनी स्वार्थी हो तुम रिया, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? नायरा ने उसे तीखी नजरों से घूरते हुए दबी आवाज में कहा। अपना मुंह बंद रखो, नहीं मैं कार्तिक से कहकर तुम्हारा वो हाल करवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। वो नायरा को अपनी तरफ से डराने की कोशिश कर रही थी कि तभी नायरा ने अहंकार से अपनी गर्दन उठाई। वो मुझे क्या कहेंगे? रात भर वो अपने जुनूनी प्यार और नज़दीकी में मुझे हावी होकर भिगोते रहे। वो तो मेरी सुंदरता के आगे एक पल में पिघल गए। नायरा की ये बात सुनकर रिया के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। तुम झूठ कह रही हो। कार्तिक का इरादा इतना कमजोर नहीं है कि वो एक ही रात में तुम्हारे लिए इतना समर्पित हो जाए। वो जैसे खुद को सांत्वना दे रही थी। इस पर नायरा अपने चेहरे पर हाथ रखकर धीरे से हंसने लगी। उसकी हंसी की गूंज अंदर आते हुए कार्तिक ने भी साफ सुनी और वो वहीं एक पल के लिए ठहर गया। काश मेरे पास कोई कैमरा होता तो मैं तुम्हें दिखाती कि कार्तिक मुझ पर किस कदर अपना अधिकार जता रहे थे। खैर, कभी कमरे में आना, तुम्हें उनके दिए हुए प्यार के निशान दिखाऊंगी। नायरा ने रिया के कान में झुककर ये बात कही, जिसने रिया को अंदर तक जलाकर राख कर दिया। तुम बहुत बेशर्म हो। रिया गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तभी नायरा को कार्तिक के कहे हुए वे शब्द याद आए जब उसने भी उसे मर्यादाहीन कहा था। ये सोचते ही नायरा बिल्कुल सुन्न हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इसका क्या उत्तर दे। इसी बीच मंच की तरफ आते हुए कार्तिक ने रिया के आखिरी शब्द सुन लिए थे। उसके माथे की नसें तन गई। अपनी जुबान को लगाम दो रिया, कार्तिक ने उसके पास आते हुए कड़क कर कहा। रिया अपना सा मुंह लेकर मंच से नीचे उतर गई। इस समय वो औरतों के हिस्से में अपनी माँ की इच्छा पर आया था। सभी लोग इस सुंदर जोड़ी को एक साथ देखने के लिए उत्सुक थे। वे दोनों एक दूसरे के पास बैठे और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। कार्तिक ने उसे इस तरह लगातार बिना पलक झपके देखा तो उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कार्तिक ने जिस तरह आज उसके लिए स्टैंड लिया था और रिया को डांटा था, उसे देखकर नायरा के मन में कार्तिक के लिए जो कड़वाहट थी, उसमें थोड़ी दरार पड़ी। उसकी आंखें नम हो गई। मैंने इस इंसान को कितना गलत समझा। आज इसने मेरे लिए सबके सामने स्टैंड लिया। वो वास्तव में उसके प्रति थोड़ा कोमल होने लगा था। नायरा अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस करती हुई मुस्कुराई। कुछ समय बाद जब कार्तिक कॉरिडोर से गुजर रहा था, रिया ने उसका रास्ता रोक लिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था।
आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कार्तिक? क्या किया है मैंने? वो एक गहरी सांस लेकर उसे देखने लगा। आपका पहला हक मेरा था कार्तिक। आपने कैसे इस विदेश से लौटी लड़की को वो जगह दे दी? वो गुस्से में कार्तिक के कॉलर तक पहुंचने ही वाली थी कि कार्तिक ने उसकी दोनों कलाइयों को बेहद सख्ती से दबोच लिया। अपने आप पर काबू रखो रिया, नहीं तो कॉलर तक पहुंचने वाले हाथों को कार्तिक सिंघानिया एक पल में तोड़ना अच्छी तरह जानता है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं ये सब कैसे सहन करूं? ये सोचकर ही कि आपने खुद को उस लड़की के प्रति समर्पित कर दिया और उसे अपनी पत्नी मान लिया, मैं अंदर से मरने वाली हो जाती हूँ। वो फूट फूट कर रो रही थी। रिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये शादी किन हालातों में हुई है और इस तरह अब यहाँ फालतू की समस्या खड़ी करने का क्या मतलब है? उसने अपने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझसे आपका वचन पहले हुआ था, इसीलिए आप पर पहला हक मेरा था। इस शादी के साथ आपको मुझे भी अपनाना चाहिए था। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो एकदम से कार्तिक के सीने से जा लगी। कार्तिक ने अपने होंठ भींचे और गंभीर नजरों से उसे देखा, जो हिचकियों से रो रही थी। वो उसे खुद से पीछे हटाना ही चाहती थी कि तभी उसकी नजर सामने बिल्कुल स्थिर खड़ी नायरा पर जा ठहरी। नायरा की आंखों में एक गहरा विश्वास और टूटने का दर्द था। इतना बड़ा धोखा। वो उन्हीं कदमों से वापस पीछे पलट गई, वो जो सोच रही थी। नायरा सीढ़ियों की तरफ भाग रही थी। वो सोच रही थी कि अपने और कार्तिक के इस नए रिश्ते को एक मौका देगी, पर वो सब एक पल में बिखर गया। वो कैसे मौका देती एक ऐसे शख्स को जिसकी जिंदगी में पहले से ही कोई और लड़की थी और वो उसकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर दी गई थी, बल्कि धकेल दी गई थी। नायरा को अपना अस्तित्व बिल्कुल मूल्यहीन सा लगा, जिसे न माँ अपने साथ रखने को तैयार थी और जो अपने शौहर के लिए भी अनचाही थी। यही सब सोचकर वो आज अपने साथ कुछ भी बुरा कर बैठने के विचार में थी। कार्तिक जब कमरे में आया तो वो ड्रेसिंग मिरर के पास खड़ी एक शून्य सी स्थिति में अपनी चूड़ियां उतार रही थी। कार्तिक ने अपने होंठ भींचे। वो नहीं चाहता था कि नायरा को इस समय सब कुछ पता चले, लेकिन अब बिखरी हुई चीजों को समेटना था, जो कार्तिक को काफी कठिन लग रहा था। नायरा प्लीज। कार्तिक, मुझे कोई झूठ नहीं सुनना, नायरा ने तड़प कर कहा। आपने और मम्मा ने ये साबित कर दिया कि मेरा कोई मूल्य नहीं है। मैं ना तो आपको कभी माफ करूंगी और ना ही मम्मा को। उसने कार्तिक के सीने पर अपनी उंगली टिकाकर बड़े कड़े और तेज लहजे में कहा। वो बिस्तर की तरफ बढ़ी, पर फिर से उसकी तरफ वापस पलटी। और हाँ, मुझे दूसरों के पाप अपने सिर लेने का कोई शौक नहीं है। मैं पहले ही बहुत बड़ी गुनहगार बन चुकी हूँ। आप अपनी उस पहली लड़की के पास जाएं और उसे उसका हक दें। आने वाले समय में इस अधर्म का दोष भी मेरे हिस्से में आ जाएगा। वो कितनी दर्द से बोली थी। कार्तिक उसका लहजा देखकर उसकी आंतरिक स्थिति का अनुमान लगा सकता था। वो बिस्तर पर लेटी और रजाई सिर तक ओढ़ ली। कार्तिक वहीं स्तंभित खड़ा रह गया। शादी की पहली ही रात दोनों एक दूसरे से दूर होकर सो रहे थे, जबकि इस रात के लिए दोनों ने न जाने क्या कुछ सोचा था। सब कुछ नष्ट हो गया था। नायरा ने एक बोझल मन से अपनी आंखें मूंद ली और करवट बदल ली। ठीक इसी पल कार्तिक ने पीछे से आकर उसे अपनी मजबूत बाहों में पूरी तरह से भर लिया। नायरा का पूरा बदन एकदम सुन्न हो गया। वो इस शख्स के साहस पर स्तब्ध हो रही थी, जो उसे और अधिक अपने सीने से सटाता जा रहा था। नायरा ने अपने दांत पीसते हुए उसके उस हाथ को देखा जो उसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था। उसने उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन कार्तिक की पकड़ और अधिक कड़क होती चली गई। नायरा ने थक हार कर उसकी तरफ अपना रुख किया तो कार्तिक की आंखों में भावनाओं का उमड़ता हुआ समंदर था, जिससे एक पल के लिए नायरा भी घबरा गई। पर अगले ही पल वो वापस साहस जुटाकर उसे देखने लगी। हाथ हटाइए कार्तिक जी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका ये तीखा अंदाज और इस अंदाज में का कार्तिक जी उसका कहना कार्तिक को एक अजीब से आनंद और अधिकार से भर गया। और अगर मैं ना हटाऊं तो? कार्तिक ने उसे और अधिक अपनी तरफ खींचा और अपने सीने से पूरी तरह चिपका लिया। आप क्यों मेरे नज़दीक आ रहे हैं? हमारे बीच ऐसा कोई दिल का रिश्ता नहीं है कि हम एक दूसरे के इतने पास आएं। वो उसके सीने पर अपने दोनों हाथों से दबाव बनाती हुई दबी।
आवाज में चिल्लाई। जब पास आएंगे तो दिल का रिश्ता भी बन जाएगा और प्यार भी। कार्तिक ने उसका सिर तकिए पर टिकाया और पूरी तरह उसके ऊपर हावी हो गया। एक पल के लिए नायरा बिल्कुल शांत हो गई। आप मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती करेंगे? वो अविश्वास से बोली। कार्तिक ने झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसका पहला लम्स महसूस करते ही नायरा ऊपर से नीचे तक कांप उठी। कल इतना कुछ हुआ, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या जबरदस्ती की? मैं चाहता तो तुम्हें केवल सजा देने के लिए भी तुम्हारे नजदीक आ सकता था ना, पर मैंने ऐसा नहीं किया। फिर मुझ पर यह दोष क्यों लगा रही हो? आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। आपने अपने जीवन का वो सच मुझसे छुपाया क्यों? वो रोते हुए गुस्से से उसका कॉलर जकड़ गई। ये वही कॉलर था जिस पर कुछ देर पहले रिया हाथ डालना चाह रही थी और कार्तिक ने उसे अवसर नहीं दिया था। और अब कितने हक से नायरा उसका गिरेबान थामे उससे सवाल कर रही थी। क्या यह इस बात का उत्तर नहीं था कि वो कार्तिक के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी? हाँ, छुपाया, वो मेरी भूल थी, लेकिन ये तुम्हारी मम्मा के कहने पर हुआ था, नहीं तो मैं खुद नहीं चाहता था कि इस बात को छुपाया जाए। कार्तिक ने धीरे से उसके हाथों को अपने कॉलर से हटाया और पीछे लगे बेड क्राउन से खुद को टिकाते हुए नायरा को खींचकर अपने चौड़े सीने से लगा लिया। क्या मतलब है आपका? मम्मा ये सब जानती थी? वो हैरानी से बोली। कार्तिक ने अपने होंठ भींचे और हाँ में सिर हिलाया। फिर कैसे उन्होंने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया? शायद वो भी बेबस थी। तुम्हारे पिता का सारा बिजनेस विदेश में उनकी एक दुष्ट दोस्त ने धोखे से अपने नाम करवा लिया था। केवल यही नहीं, उसने तुम्हारी मम्मा से तुम्हारा हाथ भी मांगा ताकि वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को वहाँ आश्रय दे सके। तुम्हारी माँ ने जब अस्वीकार किया तो वो धमकियों पर उतर आया। सब कुछ छीन लेने के बाद उसकी क्रूरदृष्टि तुम पर थी। इतना समय वहाँ रहने के बावजूद तुम्हारी माँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति था। फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया और सहायता मांगी। तुम्हारी और आंटी का विदेश से भारत आने तक का सारा इंतजाम मैंने किया ताकि तुम सुरक्षित यहाँ पहुँच सको। चलिए मान लिया कि सब कुछ आपने किया, मम्मा ने किया, लेकिन इस सब में मेरी शादी आपसे क्यों करवाई गई? इसका क्या औचित्य है? वो भी इस स्थिति में जब आपके जीवन में पहले से कोई और था। उसकी ये बातें सुनकर कार्तिक अपनी उमड़ने वाली हंसी को रोक न सका। मेरा मजाक मत उड़ाइए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नायरा ने उसके सीने पर हल्के से अपने नाजुक हाथों से थप्पड़ मारते हुए कहा। इस सवाल का जवाब अपनी मम्मा से लेना। आप बता दीजिए, आपको तो सब कुछ पता होगा क्योंकि आप तो इस पूरे साम्राज्य के कर्ता धर्ता हैं ना। इस बार उसने तीखा तंज कसा। सबके लिए होगा लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। कार्तिक उसकी आंखों में देखता हुआ बहुत गहराई से बोला। क्या आपको मम्मा ने बेबस किया था मुझसे शादी करने के लिए? क्या कार्तिक सिंघानिया को कोई बेबस कर सकता है? उसने उल्टा नायरा से ही सवाल कर लिया। वो उसे किसी भी बात का सीधा उत्तर नहीं दे रहा था, इसीलिए थक हार कर नायरा ने खुद पीछे हट जाना ही ठीक समझा ताकि सुबह वो खुद अपनी माँ से इस बारे में बात कर सके। छोड़िए मुझे, मुझे नींद आ रही है। वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर पीछे हटने लगी। नहीं, अब नहीं हट सकती। उसका कड़क और गहरा तेवर देखकर एक पल के लिए नायरा के रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुम्हें अपनी बाहों में चाहता हूँ, वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। कभी नहीं, वो भी कड़ाई से बोली। क्या तुम चाहती हो कि मैं जबरदस्ती अपना अधिकार लूं? पहला अधिकार उस लड़की का है जो रिया है। जाइए, जाकर उसके पास रहिए, मेरी जान छोड़िए। वो भी तड़प कर बोली। सच में तुम चाहती हो कि मैं उसके पास चला जाऊं? अब की बार कार्तिक का अंदाज बिल्कुल गंभीर हो गया। नायरा का दिल जैसे बैठ गया। वो अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। मुझे बटी हुई चीजों से हमेशा चिढ़ रही है और मुझे मेरा पति भी बटा हुआ मिला। वो सिसकियां लेते हुए बोली तो कार्तिक को वो बहुत अबोध और मासूम लगी। एक बात कहूँ, विश्वास करोगी? कार्तिक ने उसके आंसू पोंछते हुए बहुत कोमलता से कहा। तुम्हें अपना शौहर कभी किसी के साथ नहीं बांटना पड़ेगा। वो पूरे विश्वास के साथ उसे आश्वस्त कर रहा था। नायरा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मुझ पर भरोसा करो, मैं केवल तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की केवल तुम ही हो। और वो जो रिया के साथ आपका संबंध बताया जा रहा है, वो क्या है?
उसने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। वो बचपन का एक ऐसा फैसला था जिसे बड़ों ने अपनी मर्जी से केवल एक कागजी औपचारिकता की तरह तय किया था। तब हम दोनों बच्चे थे, फिर वो मेरे मन की कैसे हो सकती है? मनपसंद तो वो होती है ना जिसे पूरे होशो-हवास और अपनी इच्छा के साथ स्वीकार किया जाए, और वो मैंने केवल तुम्हें किया है। कार्तिक की ये बातें नायरा के दिल पर ठंडी फुहार की तरह बरस रही थी। फिर क्या वो सब खत्म हो जाएगा? अब की बार उसने कार्तिक के सीने पर अपना सिर रखकर पूछा। ये अभी भी निर्धारित नहीं कर सकता, पर एक समय आएगा जब उस अध्याय को पूरी तरह अंत हो जाएगा। कार्तिक ने उसके रेशमी बालों में अपनी उंगलियां डाली और पूरी तरह उस पर हावी हो गया। कार्तिक का संयम अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने डार्क रोमांस के बीच आवेग में नायरा को बिस्तर पर अपने नीचे दबोच लिया। नायरा की कमर पर बंधी लहंगे की डोरी की तरफ उसके हाथ बढ़े और उसने एक झटके में उस डोरी को खोल दिया। नायरा की एक धड़कन जैसे ठहर गई। कार्तिक ने बिना कोई संयम गंवाए उसकी भारी कढ़ाई वाली चोली को ऊपर से पूरी तरह उतार दिया। चोली के उतरते ही नायरा का गोरा और बेदाग बदन हीटर की रोशनी में चमक उठा। कार्तिक पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। उसने अपनी कड़क और शक्तिशाली उंगलियों की पकड़ नायरा के उन्नत और कोमल वृक्षों पर जमा दी। उसके दूध जैसे गोरे और नाजुक अंगों को कार्तिक ने अपनी हथेलियों में लेकर पूरी ताकत से दबाना शुरू कर दिया। इस तीखे और डार्क स्पर्श से नायरा के मुंह से एक बहुत गहरी और मदहोश कर देने वाली सिसकी निकली। वो पूरी तरह कार्तिक के इस हावी होते हुए स्वरूप के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी थी। मुझसे वचन दीजिए, आप केवल मेरे बनकर रहेंगे और कोई दूसरी आपके नजदीक नहीं आएगी। नायरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि कुछ देर पहले रिया का उसके सीने से लगना वो चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। तुम्हारे अलावा मैं किसी को अपने नजदीक आने की इजाजत नहीं दूंगा। अब मुझे अपने पास आने दो। कार्तिक आज भावनाओं के उस तेज प्रवाह में पूरी तरह बह चुका था जिसे उसने कल से अपने अंदर दबा रखा था। वो नायरा के इस तीखे अंदाज और सुंदरता पर पूरी तरह मोहित था। वो उस पर अपना पूरा अधिकार जताता गया और नायरा भी आज अपने पति को खुद को पूरी तरह सौंप गई। धीरे धीरे रात ढलती जा रही थी और कार्तिक सिंघानिया अपनी मनपसंद बीबी से अपने जज्बात की डोर में बंधे अपनी तृष्णा मिटाते चले गए। उसकी खूबसूरती दुनिया का कोई दूसरा मर्द देखे, यही तो कार्तिक सिंघानिया को मंजूर न था। सुबह हवेली में रिया बहुत खुश थी। उसने रात को जो गलतफहमी कार्तिक और नायरा के बीच पैदा की थी, उसके बाद उसे पूरा विश्वास था कि कार्तिक अब नायरा के नजदीक नहीं जाएगा, बल्कि नायरा ही उसे अपने पास नहीं आने देगी। उसे लग रहा था कि अब कार्तिक पर केवल उसका ही अधिकार रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।